हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका थंडर क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे बल तथा गति के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है बल तथा गति का नियम। बेसिकली ये 9 क्लास के लोगों के लिए है। इसमें आपको पूरा कवरेज मिल जाएगा बल तथा गति का, ऑल टॉपिक्स का। तो आज की इस वीडियो के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं बल के प्रकार, संतुलित बल, असंतुलित बल, गति का प्रथम नियम, जड़त्व तथा द्रव्यमान, गति का दूसरा नियम, गति का तृतीय नियम और संवेग संरक्षण। बेसिकली अगर बात किया जाए तो बल जो चैप्टर है इसके बारे में मेन न्यूटन ने बताया था। मेन हम लोग न्यूटन के नियमों के बारे में ही जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बल के डेफिनेशन से। बल होता क्या है? किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने के लिए, अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमी करने या उसकी गति को दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। देखिए ध्यान से समझते हैं यहाँ पर बल होता क्या। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, आप उसे धक्का दे करके उसे ढकेलना चाह रहे हैं या फिर उसे खींचना चाह रहे हैं, तो कहा जाएगा सिंपल टर्म में कि आपने उस वस्तु पर बल लगाया है। बल का मतलब क्या हुआ? किसी भी वस्तु को या तो धक्का दे करके हम उसे आगे ढकेलना चाह रहे हैं या फिर उसे खींचना चाह रहे हैं। ठीक है, बल के प्रयोग से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर कोई वस्तु विराम में है तो उसको हम गति में भी ला सकते हैं, और अगर गति में है तो उसको विराम में ला करके यानी कि रोक सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि फिगर में दिखाया गया है हॉकी खेलना। हॉकी में क्या हो रहा है कि एक बॉल स्टीडी स्टेट में ऐसे ही नीचे रखा हुआ है, उसे जैसे ही हॉकी से स्ट्राइक किया जाता है हॉकी बॉल को, तो हॉकी का बॉल आगे चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉल पहले विराम में था, रेस्ट में था, उस पर बल लगा करके उसे गति में बदला गया है। ठीक है, बल किसी भी प्रयोग के द्वारा वस्तु के आकार या आकृति बदली जा सकती है। बल का प्रयोग करके हम चाहें तो वस्तु का आकार को भी बदल सकते हैं। बल के प्रभाव, बल लगाने से किस वस्तु में क्या क्या बदलाव आ सकता है। सबसे पहले बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, रुका हुआ है, तो अगर हम उस पर बल लगाते हैं तो वो मोशन में आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं एक फुटबॉल को पैर से धक्का मारने पर वह गतिशील हो जाता है। अगर फुटबॉल ज़मीन पर है, रुका हुआ है, विराम में है, जैसे ही इस पर हम किक मारेंगे, पैर से मारेंगे, तो वो क्या होगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा, थोड़ा आगे चला जाएगा, तो हम कहेंगे कि इस पर बल लगाया गया है। दूसरा पॉइंट, बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है। अगर कोई वस्तु गति में है, मतलब कि चल रही है, तो चाहे तो हम बल लगा करके उसे विराम में हम ला सकते हैं। जैसे कि कोई कार है, अगर वह चल रहा है, रेड सिग्नल आ गया तो वहाँ पर रुकना है, तो हम ब्रेक अप्लाई करेंगे। जैसे ही ब्रेक लगाते हैं गाड़ी रुक जाता है, यानी कि वहाँ पर भी एक बल लगाया गया है। थर्ड पॉइंट, बल किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा को भी बदल सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई वस्तु किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उस पर बल लगा करके हम चाहें तो उसकी दिशा को भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बल किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर देता है। त्वरित करने के से किसी वाहन के वेग को बढ़ाया जा सकता है और ब्रेक लगाने से इसके वेग को कम किया जा सकता है। यानी कि देखिए यहाँ पर ध्यान से, बल के प्रयोग से हम विराम को गति में बदल सकते हैं, गति को विराम में बदल सकते हैं, और तो और अगर कोई वस्तु पहले से ही गति में है तो हम चाहें तो उसकी गति को और भी ज़्यादा तेज बढ़ा सकते हैं। आपने क्रिकेट ज़रूर देखा होगा, जैसे ही बॉलर कोई गेंद फेंकता है, इसका मतलब बॉल गति में है, और जैसे ही बैट्समैन उसको स्ट्राइक करता है, बैट से उस बल्ले पर मारता है, तो गेंद की गति और ज़्यादा तेज हो जाती है क्योंकि उस पर और ज़्यादा बल लगा है बैट के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि बल से किसी वस्तु के गतिमान के वेग को भी और भी, बल के प्रयोग से किसी वस्तु के वेग को और भी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बल किसी वस्तु के आकृति और आकार में परिवर्तन कर सकता है। बल से हम ये भी पॉइंट हम देख चुके हैं। बल से हम चाहे तो किसी वस्तु के आकार या आकृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं, उसका शेप बदल सकते हैं हम। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। संतुलित बल किसे कहा जाएगा? तो बल तभी संतुलित कहे जाते हैं जब वे एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं और उनका परिणामी बल शून्य होता है। सपोज दैट, मान लेते हैं रस्साकसी का खेल में, मान लेते हैं कि 2 टीम है, एक टीम में 3 लड़के हैं और दूसरे टीम में 3 लड़के हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे को, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, तो जिधर की तरफ से ज़्यादा बल लगेगा उधर की तरफ वो रस्सी खींची चली जाएगी। लेकिन अगर दोनों तरफ ही सेम फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ सेम बल लग रहा है, तो इसका मतलब ना ही वो इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा। संतुलित बल का सिंपली मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर, किसी भी एक वस्तु पर दाहिने साइड से जितना बल लग रहा है, बाएं साइड से भी उतना ही बल लग रहा है। यानी कि उसका जो रिजल्टेंट आएगा, उसका जो नेट आएगा वो 0 होगा। यानी कि वस्तु पर बल अप्लाइड तो हो रहा है लेकिन दोनों तरफ से हो रहा है, तो इसलिए वस्तु ना ही आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, अपना पोजीशन को होल्ड करके रखेगा। संतुलित बल के क्या क्या प्रभाव है? संतुलित बल किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं लाता क्योंकि यह बल समान परिमाण का होता है परंतु विपरीत दिशाओं में लगता है। यहाँ पर ध्यान समझना है कि अगर संतुलित बल किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगेगा, किसी भी वस्तु पर लगेगा, तो वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता है क्योंकि दोनों तरफ से तो सेम अमाउंट का ही बल लग रहा है, तो फिर पोजीशन चेंज नहीं करेगा वो। ठीक है,
संतुलित बल किसी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है। हाँ, अगर मान लेते हैं कि दोनों तरफ से स्क्वीज किया जा रहा है, उसको खींचा जा रहा है, जैसे कि एक रबर बैंड है, उसको लेफ्ट साइड से भी 10 न्यूटन का बल से खींच रहे हैं, राइट साइड से भी 10 न्यूटन का फोर्स से ही खींच रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसका आकृति, उसका शेप है, बदल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है असंतुलित बल। दूसरा बल का टाइप है, जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो उस बल को असंतुलित कहा जाता है। मान लेते हैं कि अगर कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, और उसको एक तरफ से थोड़ा सा कम ताकत के प्रयोग से खींचा जा रहा है, दूसरी तरफ से ज़्यादा, तो जिधर ज़्यादा ताकत लगाएगा, जिधर ज़्यादा बल लगाया जा रहा है, उधर की वस्तु वो खींची चली जाएगी। जस्ट लाइक यहाँ फिगर में दिखाया गया है, रस्साकसी के यहाँ भी खेल हो रहा है, 2 लोग इधर से खींच रहे हैं, 2 लोग उधर से, लेकिन जो इधर से खींच रहे हैं वो 450 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और जो लेफ्ट साइड से खींच रहे हैं वो 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो लेफ्ट साइड है उधर की तरफ वो रस्सी खींची चली जाएगी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा फोर्स लग रहा है। और एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि अगर 2 फोर्सेस को एक तरफ लगाया जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन पर, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन से लगाया जा रहा है, एक 5 न्यूटन का, एक 10 न्यूटन का, तो इसका रिजल्टेंट 5 न्यूटन का आएगा लेफ्ट की तरफ। दूसरी तरफ अगर यही अपोज कर दिया जाए तो रिजल्टेंट वहीं रहेगा, लेकिन राइट की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो असंतुलित बल के क्या क्या प्रभाव है। असंतुलित बल किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील कर देता है। देखिए, संतुलित बल किसी भी ऑब्जेक्ट को गति में नहीं लाएगा, उसको स्थिर रखता है, क्योंकि दोनों तरफ से अपोजिट में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। लेकिन असंतुलित बल में ऐसा नहीं है, इसलिए वह गतिशील कर देता है। असंतुलित बल किसी भी गतिशील वस्तु के वेग को बढ़ा देता है, किसी भी गतिशील वस्तु को वेग को कम कर सकता है, किसी भी गतिशील वस्तु को स्थिर बना देता है, किसी भी वस्तु के आकृति एवं आकार में परिवर्तन ला सकता है। यानी कि सिंपली कहा जाए तो जो नॉर्मल बल हम पढ़ते हैं, नॉर्मल फोर्स अगर हम देखें, बात करें, तो ज़्यादातर टाइप में असंतुलित बल ही लगता है, क्योंकि सबसे पहला चीज़ हम उसका स्टेट बदल सकते हैं, मतलब विराम से गति में बदल सकते हैं, या तो हम उसका मोशन, जो उसका स्पीड है, उसको हम बढ़ा भी सकते हैं बल के प्रयोग से, या फिर घटा भी सकते हैं, उसका डायरेक्शन हम बदल सकते हैं। तो ये सब सारे के सारे प्रभाव असंतुलित बल के कारण होते हैं। गति के नियम, लॉ ऑफ मोशंस पढ़ेगा हम लोग। गैलीलियो ने अपने प्रयोग के परीक्षण से यह निष्कर्ष निकाला था कि कोई गतिशील वस्तु तब तक स्थिर या नियत वेग से गति करती रहेगी जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल इस पर कार्य नहीं करता। देखिए, सिंपली गति का जो नियम दिया गया था, 3 गति के नियम जो होते हैं, वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। हालांकि ये इंस्पायर हुए थे गैलीलियो से। उन्होंने क्या किया, उस गैलीलियो के नियम को ही थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट किया, उस पर ज़्यादा बताया उसके बारे में कि कैसे ये काम करता है। जैसे कि सबसे पहले गैलीलियो का नियम जानते हैं, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगर कोई वस्तु, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है, ठीक है, रुकी हुई है, तो वो चाहता है कि हम सिर्फ रुकी हुई रहें, और अगर कोई वस्तु गति में है, यानी कि मोशन में है, चल रहा है, तो वो चाहता है कि हम चलते ही रहे तब तक जब तक कि बाहरी फोर्स उस पर अप्लाइड ना हो। यानी कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखनी चाहती है, या तो गति की अवस्था या तो विराम की अवस्था। इसे ही हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, या फिर इसे जड़त्व भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं न्यूटन का प्रथम गति नियम में। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को और आगे बढ़ाया था, आगे विकसित किया था। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया था जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो चलते हैं पहले नियम में। गति का प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। तो ये सेम है गैलीलियो के नियम के ही जैसा। यानी कि अगर कोई फुटबॉल एग्जाम्पल के तौर पर अगर ग्राउंड पर रखा हुआ है, तो इसका मतलब वो विराम में है, वो ना आगे मूव कर रहा है ना पीछे मूव कर रहा है, उसकी अवस्था भी क्या है, विराम की अवस्था, वो रुकी हुई है। अब जैसे ही कोई इस पर किक मारेगा, उसको लात से या फिर हाथ से उस पर फोर्स लगाएगा, उसको मोशन में ला देगा, उसको गति में ला देगा, तो अब वो क्या चाहता है कि अब हम गति में ही बने रहें, अब हम रुके नहीं। अगर मोशन में हम आ गए हैं तो मोशन में ही बने रहें तब तक जब तक कि कोई बाहरी बल अप्लाइड ना किया जाए, जब तक कि कोई उसे रोकने वाला ना हो। तो हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर फुटबॉल रेस्ट में था, विराम में था, रुका हुआ था, तो ठीक है, विराम में ही रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन जैसे ही उस पर कोई फोर्स लगाता है, उसको पैर से किक मारता है, तो वो आगे चलने लगता है। लेकिन थोड़ा दूर आगे जाकर के वह रुक जाता है, उस पर तो कोई बल वहाँ पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो नहीं लगाया गया है, लेकिन फिर भी क्यों रुक गया? तो एक्चुअल में वहाँ पर हमने कोई बल नहीं लगाया है, लेकिन वहाँ पर बल लग रहा था। वहाँ पर बल लग रहा था घर्षण बल, पृथ्वी से घर्षण से लग रहा था, हवा के घर्षण के द्वारा लग रहा था। तो वो सब जो बल था उसका अपोजिट में कार्य कर रहा था, इसीलिए फुटबॉल आगे जाकर के थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। हालांकि बेसिक नियम की बात करें तो अगर वह गति में है तो गति में रहना चाहता है, अगर विराम में है तो फिर विराम में ही रहना चाहता है। जड़त्व, अभी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है।
यहाँ पर अब ध्यान समझना है, जड़त्व वही जो गति का प्रथम नियम था। हालांकि जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व। विराम के जड़त्व में क्या होता है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहेगी, आगे अगर उसको हम ढकेलना चाहेंगे तो अपना अवस्था में परिवर्तन करता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं, अगर किसी गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, गाड़ी रुकी हुई है और अचानक से गाड़ी चल पड़े तो आप पीछे की ओर झुक जाएंगे, इसे कहा जाएगा वहाँ पे गति का जड़त्व, क्योंकि अब मोशन अवस्था वहाँ पर से चेंज हो गया है। ठीक है, और दूसरा अवस्था में अगर देखा जाए, गाड़ी चल रहा था, गति में था और उसको एक बार रोक दिया जाए, ठीक है, एकाएक रोक दिया जाता है, ब्रेक लगा दिया जाता है, तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। तो यहाँ पर भी जड़त्व का नियम फॉलो होता है। ठीक है, द्रव्यमान, वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का माप है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात हल्की वस्तु के अपेक्षा भारी वस्तु में अधिक जड़त्व होता है। यानी कि अगर मास के वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है तो जड़त्व भी बढ़ेगा, अगर द्रव्यमान घटा दिया जाता है तो जड़त्व भी घटेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक भारी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है इसलिए जड़त्व भी अधिक होता है। यही कारण है कि भारी बक्से को खींचना और हिलाना कठिन होता है। तो बेसिकली यही कारण है कि अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट है उसको हम ढकेलना चाहते हैं या खींचना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है और द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका जड़त्व भी अधिक हो गया है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है संवेग। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। गणितीय रूप में किसी वस्तु का संवेग इसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। संवेग एक्चुअल में होता क्या? तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान, ठीक है, उसका मास, और अगर वो गति में है तो उसका वेग, द्रव्यमान और वेग दोनों का गुणनफल यानी कि दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। संवेग को P से सूचित करते हैं, कैपिटल P। संवेग को P से सूचित किया जाता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाई वेग। संवेग यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग। उदाहरण के तौर पर किसी भी पत्थर, कंकड़ या किसी भी अन्य वस्तु को फेंक कर मारने से व्यक्ति घायल हो जाता है, क्योंकि वस्तु का संवेग अधिक होता है। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल से दिखाया गया है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक पत्थर से किसी सामने वाले को मार रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो पत्थर का द्रव्यमान मिनिमम है, छोटा है, उतना ज़्यादा नहीं जिससे हमें चोट लग सके, लेकिन जैसे ही हम उसे हाथ से उठा करके फेंकते हैं तो यानी कि हम उसका वेग बढ़ा देते हैं, जिसके कारण उस पर जो लगने वाला बल का वैल्यू है वो भी हाई अप हो जाता है और संवेग के बढ़ने के कारण ज़्यादा कस के हमें लगता है। गति का दूसरा नियम। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती होती है। गति के सेकंड लॉ से ही, गति के दूसरे नियम से ही हमें बल का सूत्र मिलता है। गति के दूसरे नियम को ध्यान से एकदम समझना है। किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, दर कहने का मतलब टाइम के साथ कितना चेंज कर रहा है, उसे हम लोग फोर्स के समानुपाती ही मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला दिखाया गया, बल इक्वल टू द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाई त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, यानी कि अगर किसी वस्तु का त्वरण बढ़ा दिया जाता है तो लगने वाला बल का वैल्यू भी बढ़ेगा, अगर घटा दिया जाता है तो घटेगा। ठीक है, त्वरण क्या होता है? तो त्वरण बेसिकली वेग में परिवर्तन का दर को बताता है, यानी कि किसी भी खास टाइम में कितना ज़्यादा हमारा स्पीड या वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, बल का मात्रक समझते हैं। बल का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकंड, जिसे न्यूटन भी कहते हैं। इसे कैपिटल N के द्वारा सूचित किया जाता है। एकदम पॉइंट को याद कर लेना है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण और बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गति का तीसरा नियम। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगता है। ये दोनों बल परिणाम में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। गति के तीसरे नियम को सिंपल तौर पर समझना है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो बदले में वो ऑब्जेक्ट भी, वो वस्तु भी आप पर उतना ही अमाउंट का वापस से एक फोर्स लगाती है। ठीक है, यानी कि विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में। इसे हम कहते हैं गति का तीसरा नियम। थर्ड लॉ के कारण ये होता है। जैसे एक एग्जांपल दिखाया जाए, अगर आप किसी बक्से को F1, F2 फोर्स के साथ पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो F1 फोर्स के साथ बक्सा भी आपको धक्का दे रहा है। यानी कि सिंपली अगर अभी खड़े होकर हम दीवार को धक्का दें, दीवार पर ताकत लगाएं, तो उतना ही फोर्स के साथ दीवार हम पर भी ताकत लगाता है। इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे कि सड़क पर चलना, ज़मीन पर व्यक्ति का चलना, नाव खेना। नाव खेना का मतलब नाव चलाना। देखो नाव चलाने में होता यही है बेसिकली, हम क्या करते हैं, उसके जो साइड से रहता है ना पतवार, उसको हम पानी को धक्का देते हैं पीछे। और जब पानी को धक्का देते हैं तो पानी भी हमें उल्टा धक्का देती है, यानी कि नाव को धक्का देती है। यही कारण है कि नाव पानी में चलता है। नाव से उतरने पर नाव पीछे चली जाती है। अगर हम नाव के किनारे पर ला करके उससे उतरते हैं या कूदते हैं तो हम पीछे फोर्स लगाते हैं, बदले में नाव भी हमें आगे उतना ही फोर्स के साथ धक्का देता है। यही कारण है कि हम आगे कूद पाते हैं और नाव पीछे चला आता है। ठीक है,
बंदूक का प्रतिक्षेप करना, ये एग्जाम्पल एकदम कॉमन है। अगर किसी गन से पॉइंट क्या करके फायर किया जाता है तो बंदूक हल्का सा पीछे आ जाएगा जैसे ही गोली चलाई जाएगी। तो जितना स्पीड से, जितना प्रेशर से, जितना बल से गोली आगे निकलता है उतना ही बल वो पीछे भी लगाता है। यही कारण है कि बंदूक थोड़ा सा पीछे आ जाता है और गोली आगे निकल जाता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग क्या है ये भी आप लोगों ने देख लिया है। संवेग होता क्या है? द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाई वेग। किसी भी वस्तु का जो पोटेंशियल होता है वहाँ से आप पता करते हैं संवेग को। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। संवेग को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। देखो, संवेग संरक्षण के सिद्धांत को तुम ध्यान से भी यहाँ पे समझना है, ठीक है। संवेग कंजर्व रहता है यानी कि संरक्षित रहता है। संवेग को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में, ठीक है। इसे ही कहेंगे हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लेते हैं कि एक फुटबॉल है जो ज़मीन पर रखा हुआ है, या फिर एक गेंद है जो ज़मीन पर रखा हुआ है, विराम में है, और एक दूसरी गेंद जो है वो गति में है। अब अगर उसके सामने ला करके उसको फेंका जाता है तो जो गति वाली गेंद है वो क्या करेगी? जो गेंद विराम में है उससे टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होगा? वो जो पहली वाली गेंद जो गति में थी वो तो गति में होगी ही होगी, प्लस में जो विराम में गेंद थी वो भी गति में आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि दोनों मोशन में आगे यहाँ पे संवेग संरक्षण का सिद्धांत का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड है, दो वस्तु हैं। एक का द्रव्यमान है m1 और दूसरे का द्रव्यमान है m2, जिनका संवेग p1 और p2 है। संवेग को p से इंडिकेट करते थे, तो एक p1 है और एक p2। और संवेग हमारा सदिश राशि होता है, इसलिए इसे हम एरो से ऊपर इंडिकेट करते हैं, एरो दे करके, ठीक है। v1 एवं v2 वेग से गतिशील हैं, तो पहले वेग का जो संवेग होगा वो होगा m1 इंटू v1, और दूसरे वस्तु का संवेग यानी कि p2 बराबर होगा m2 इंटू v2। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इक्वलिटी में होगा, दोनों का सम जो होगा p वेक्टर इक्वल टू होगा p1 प्लस p2, यानी कि दोनों के संवेग का संरक्षण के सिद्धांत का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, और दोनों का संवेग यहाँ पर सम हो जाएगा रिजल्टेंट का, इक्विवेलेंट का, ठीक है। तो हम कहेंगे निकाय का संपूर्ण संवेग बराबर हो जाएगा p1 प्लस p2। तो बस बेसिकली इतना पॉइंट से इंपॉर्टेंट है जो आपको दिमाग में रखना है, आपको याद कर लेना, आपको समझना है, ठीक है। बाकी के इस पर जो क्वेश्चंस रहेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल थंडर क्लासेस।